हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिबेंचर्स। ठीक है, देखो कंपनी फॉर्म में बिजनेस करने का फायदा ही यही है कि अगर मान के चलो मेरे पास कोई बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है और मुझे पैसा चाहिए और मैं बैंक के पास गया, बैंक के पास जाके बोला मुझे पैसा दो, बैंक दुनिया भर के रूल्स एंड रेगुलेशंस गिनाना शुरू कर दिया। सर हमारे पॉलिसी में नहीं है सर, सर ये नहीं है सर, सर वो नहीं है सर। अरे यार दिमाग खराब, तुम्हारे पॉलिसी के चक्कर में मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मेरा बिजनेस आइडिया जा रहा है कि नहीं। तो कंपनी फ्लोट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फॉरगेट अबाउट एनी बैंक और एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली रेज द फंड्स फ्रॉम योर पब्लिक। जनरल जनता से आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो। ठीक है, अब ये पैसा तो उठा सकते हैं, लेकिन इसको लेके भी द पॉइंट इज कि किस फॉर्म में, क्योंकि अगर मैंने पैसा उठाया तो या तो मैं उन्हें स्टेक दूंगा, ओनरशिप, या तो मैं उन्हें स्टेक नहीं दूंगा, ओनरशिप नहीं दूंगा। ठीक है, तो पब्लिक से अगर मैं स्टेक कॉम्प्रोमाइज करके पैसा ले रहा हूं तो दैट इज शेयर्स, और अगर मैं स्टेक कॉम्प्रोमाइज किए बगैर पब्लिक से लोन ले रहा हूं तो दैट इज डिबेंचर्स। ठीक है, सो डिबेंचर इज ऑल्सो लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक जस्ट लाइक शेयर कैपिटल, बस फर्क सिर्फ इतना है कि शेयर कैपिटल में यू गिव द ओनरशिप टू द ओनर, टू द पब्लिक, और डिबेंचर्स में आप ओनरशिप नहीं दे रहे हो, उनको सिर्फ एक लेंडर वाला स्टेटस दे रहे हो। गेटिंग मी? यस। सो सर शुरुआती अकाउंटिंग बिल्कुल हूबहू वैसे ही है जैसा अपन ने इक्विटी शेयर्स में देखा था। तो आज हम लोग सबसे पहले उसको, उस बेसिक को देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज को मैं कवर सिर्फ एक रीजन से कर रहा हूं। रीजन यही है कि मैंने बहुत सारे जन देखे हैं जो डिबेंचर्स को टोटली छोड़ देते हैं। अब आप लोगों में से कोई है जिसने डिबेंचर्स को छोड़ दिया है टोटली, इसके पहले कभी पढ़ा ही नहीं? लो ठीक है, यहां पर भी मिल गए मुझे, तो ये मिलते ही मिलते हैं, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, अब ये देख लेने के बाद आपके मन में भी एक बात होगा कि भाई मैंने क्या बेवकूफी की थी, इसको छोड़ रहा था मैं, है? मतलब ऐसा है कि एकदम तुच्छ चीजें जो सुपर डुपर इजी है, वो चीज को अगर छोड़ के जाए तो कैसा लगता है, तो वैसा वाला फील आएगा अभी अब थोड़ी देर में, क्योंकि दिस इज सुपर डुपर इजी। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें रिडेम्पशन आ गया है अभी। ठीक है, डिबेंचर्स में कुछ एरियाज है जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं क्या है, डिबेंचर्स के अलग अलग पार्ट्स कर देता हूं। पहला पार्ट है बेसिक। ठीक है, बोले तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग वैसा का वैसा जैसा शेयर कैपिटल में देखा है, बस इसमें एक चीज का डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज दैट? सर अनलाइक शेयर्स, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, तो डिबेंचर्स हम लोग डिस्काउंट में इशू करेंगे तो वो क्या होगा, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करेंगे, ये एक एरिया हो गया। ठीक है, दूसरा, सर शेयर्स पे डिविडेंड, मतलब इक्विटी शेयर्स की अगर बात करें तो डिविडेंड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, हमारी मर्जी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना ही पड़ता है। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट दिया तो उसमें एक चीज और अट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टीडीएस। तो इंटरेस्ट की एंट्री विद टीडीएस क्या होता है, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तीसरा एलिमेंट इज डिबेंचर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नाउ दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट बिकॉज दिस इज द सेम जो आपने शेयर्स पे पढ़ा है, वही वहां पे शेयर्स की जगह डिबेंचर आ जाएगा, सेम। चौथा एलिमेंट, डिबेंचर्स इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, है बहुत इजी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, अदरवाइज अपन घूम जाते हैं इसमें। ठीक है, पांचवा, डीआरआर एंड डीआरआई। ये क्या है बाबा, डीआरआर यानी सीआरआर सुना था, डीआरआर क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है सर, तो सीआरआर का ही भाई होगा ना? नहीं, वैसा नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके पीछे कुछ कुछ कानून है, मतलब कुछ केसेस में डीआरआर का एक परसेंटेज बताया है, डीआरआरआई का परसेंटेज बताया है, डेट भी बताया है, वो डेट के पहले आपको इतना इतना परसेंट करना ही पड़ेगा, मेंटेन करना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ कुछ जगह पे कानून है, लेकिन सभी जगह है क्या? नहीं, सभी जगह नहीं है। तो कहां कानून है, कहां नहीं है, वो याद रखना है, और कितना परसेंट है, व्हाट इज द ड्यू डेट, लास्ट डेट, ये याद रखना है। तो दीज आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन की जर्नल एंट्रीज में, लेकिन वो इजी है, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे ऑन 3 डिफरेंट एरियाज। कौन से 3 एरियाज? नंबर 1, बेसिक अकाउंटिंग, जो कि इजी लगेगा आपको, ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेंगे आज की वो जो लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू होता है, उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे। ठीक है, और तीसरा हम लोग देख लेंगे आज इंटरेस्ट। ये 3 पे हम लोग आज फोकस करते हैं, बाकी का चीज कल देखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। मैं एग्जांपल सही बता रहा हूं, लेकिन अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन जरूर करना है आपको। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर इट देन।
सर सबसे पहली बात अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं तो डिबेंचर्स अगर मैं इशू कर रहा हूं इट कैन बी एट पार, इट कैन बी एट प्रीमियम एंड इट कैन ऑल्सो बी ऑन डिस्काउंट। ठीक है, डिबेंचर्स हम लोग पार में भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम में भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं यही डिबेंचर्स को रिडीम करने की तो रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा, और रिडेम्पशन जो कर रहे हैं वो भी तीनों में हो सकता है, वो भी एट पार हो सकता है, वो भी एट प्रीमियम हो सकता है, वो भी एट डिस्काउंट हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इनको लेके जो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज है उन्हीं को हम लोग फोकस करते हैं। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लिया ज्यादा और दिया वापस कम, ये तो हो नहीं सकता ना। यानी मैंने इशू किया एट प्रीमियम और रिडीम किया एट डिस्काउंट, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो वाले केसेस हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब एंट्रीज विल बी सेम जैसा हम लोगों ने पहले देखा था ना, जैसे शेयर एप्लीकेशन देखा था वहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट देखा था वहां पे डिबेंचर अलॉटमेंट आ जाएगा, शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर्स आ जाएगा, बस उसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को लगाना पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर इट देन। सर अलग अलग केसेस में चलते हैं, जैसे मान लो यहां पे सबसे पहला केस, अब सब लोग यहां पे दिमाग लगाना, क्योंकि यहां पे आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ दिमाग लगाना है और सबको कैलकुलेशन करना है। देखो क्या दिया हुआ है, इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। पार में इश्यू किया, पार में रिडीम किया, यानी अगर मैंने 100 रुपए आज रेस किए तो मैं वापस भी 100 ही रुपए दे रहा हूं। अब सिर्फ समझने के लिए मैंने यहां पे अमाउंट छोटा रखा है ताकि हम लोग फटफट सिर्फ एंट्रीज को देखते हुए आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो देखो यहां पर 9% डिबेंचर्स है जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है, हम लोगों ने ऑन एप्लीकेशन लिए हैं 60 रुपए और ऑन अलॉटमेंट लिए हैं 40 रुपए। ठीक है, ऐसा दिख रहा है हमें। ओके, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? सर सबसे पहली बात मैं एप्लीकेशन की एंट्री करूंगा जैसे शेयर्स पे करते थे। अब मुझे बताइए शेयर एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। यहां लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग डिबेंचर एप्लीकेशन लिखो, जब डिबेंचर्स अकाउंट बना रहे हो तब वहां पर 9% डिबेंचर्स लिखना। तो फिलहाल बैंक अकाउंट डेबिट बाय 60 रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन 60 रुपीज। ठीक है, उसके बाद वही डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट जमा। ये हूं बहु वैसे ही जैसे पहले देखा था। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? अलॉटमेंट में पैसे मांगेंगे। अब शेयर अलॉटमेंट के पैसे मांगते थे तब क्या एंट्री करते थे अपन? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इधर क्या होना चाहिए फिर? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, फिर पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। करेक्ट, जम गया। क्या अलग है यार? शेयर्स जैसे ये पूरा का पूरा सेम। ठीक है, अब इसमें साथ ही साथ इंटरेस्ट की भी एंट्री आनी चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री अक्सर हम लोग जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखे वहां पे वो करते ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो इंटरेस्ट को अपन अलग से देखते हैं, फिलहाल नहीं कर रहा हूं मैं इंटरेस्ट। ठीक है, ये जमा पहला केस सबसे इजी केस। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं। सर नेक्स्ट केस में हम लोगों ने इशू किया एट पार लेकिन रिडीम किया एट प्रीमियम। ठीक है, मतलब मैंने 100 रुपए उठाए तो मैं 100 रुपए वापस नहीं कर रहा हूं, मैं रिडीम कर रहा हूं ज्यादा पैसा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सर डिबेंचर है 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। मैंने ऑन एप्लीकेशन लिया है 50 रुपीज एंड ऑन अलॉटमेंट ले रहा हूं 50 रुपीज, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मुझे जो रिडीम करना है वो करना है 120 रुपए में। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे जेब में कितने पैसे आए? एप्लीकेशन में 50, अलॉटमेंट में 50, मिला के कितना? 100 ही है, लेकिन मैं वापस कितना कर रहा हूं? 120 कर रहा हूं सर, ज्यादा दे रहा हूं, 20 रुपए ज्यादा। अब जरा सोच के देखो, दिमाग लगाओ, अगर मैं किसी को भी ज्यादा पैसे दे रहा हूं, अपनी जेब से दे रहा हूं ना, सो दैट इज काइंड ऑफ अ लॉस टू मी। समझ में आ रहा है? यस। अब दूसरी बात, जरा सोच के देखो, हमारे अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। ठीक है, किसी को आइडिया है क्या होता है ये? नहीं, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस के बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं क्या है। कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस का मतलब है कि भैया हर चीज के लिए पहले से अवेयर रहना, प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, जैसे मान के चलो, बॉयज का एग्जांपल नहीं लेता हूं लेकिन गर्ल्स के ऊपर एग्जांपल फिर भी ले सकता हूं मैं। ठीक है, गर्ल्स प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बचपन से करते हैं, मतलब बचपन से इनकी एक पिगी बैंक मेंटेन करने की आदत होती है। बॉयज को अक्सर बताना पड़ता है, कुछ लोग एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बॉयज को अक्सर बताना पड़ता, बेटा ये पिगी बैंक है, इसमें पैसे रखने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन गर्ल्स की बचपन से आदत होती है कि इनको जो भी पैसे मिले इसको फिजूल खर्च ना करके उसको बचा के रखने की। सही कह रहा हूं? होता है ऐसा? नहीं होता?
अगर नहीं होता तो तुमको पता नहीं। घर पे अगर ऐसा कोई केस है ना तो वो चुपचाप से अलग से एक फंड मेंटेन होगा जो तुमको पता नहीं अभी। ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। ठीक है, बोलने के लिए तो मेरे जेब में पैसे रहते हैं लेकिन वो गायब हो जाते हैं। फिर जब पूछने जाता हूं कि क्या किया तो नहीं रहते, लेकिन फिर वो निकलते बराबर। लेकिन वो अच्छी बात है, एक्चुअली अच्छी बात है, क्योंकि इमरजेंसी में काम में आ जाता है ना, तो अच्छी बात है वो एक्चुअली। ठीक है, तो एनीवेज, तो ये जो है आप क्या कर रहे हो, जैसे गर्ल्स की अब जैसे तुमको आईफोन खरीदना है, ठीक है क्या ऑलरेडी? नहीं है, भी तो पप्पा का दिया हुआ होगा। ठीक है, तुमको खुद के पैसों से आईफोन खरीदना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? जैसे मान के चलो अभी तुम्हारी आर्टिकलशिप शुरू हो गई। आर्टिकलशिप पे कमाते हैं भाई, थोड़ा सा ही सही लेकिन कमाते हैं, जिसको सैलरी नहीं बोलते अपन, स्टाइपेंड बोलते हैं। ठीक है, अब अगर अच्छी जगह गए तो थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी। ठीक है, महीने के 5,000 6,000 तो आ ही जाएंगे शायद से। ठीक है, और कहीं अच्छी जगह जाओगे तो थोड़े 10,000 भी शायद आ जाए। ठीक है ना, तो जो भी हो, अब ये जो पैसे आ रहे हैं, अब तुम्हारे खर्च क्या है यार? है नहीं, अगर गर्लफ्रेंड बना ले तो अलग बात है, फिर खर्चे होंगे तुम्हारे। लेकिन उम्मीद करता हूं सीए स्टूडेंट हो तो कोई फायदा ही नहीं है, बनाओगे तो भी छोड़ दो। ठीक है, तो खर्चे ही क्या है यार? पेट्रोल का खर्चा आता है, थोड़े कटिंग चाय कॉफी पिए तो पिए। अपन लोग सीए स्टूडेंट्स मतलब ऐसा नहीं है कि अपन सीसीडी या स्टारबक्स जाके कॉफी पिए, अपने को पैसों की अहमियत समझती है, बरोबर? तो अपन कटिंग कॉफी, वो टपरी का चाय टपरी का कॉफी, वो हमको बहुत अच्छा लगता है, बरोबर है कि नहीं? तो खर्चे ही क्या है यार? ज्यादा से ज्यादा वड़ा पाव खाए, समोसे खाए, थोड़े बहुत है तो बच जाते पैसे, राइट? अब वो जो बच गए पैसे, ये पैसे तुम्हारे जमाना शुरू कर दिया, जैसे 2,000 3,000 रुपए करके जमाना शुरू कर दिया, है ना? तो ये क्या कर रहे हो? तुमको मालूम है कि तुम आईफोन आज नहीं खरीद पाओगे, फ्यूचर में खरीदोगे, लेकिन उसके लिए अभी से क्या कर रहे हो? बंदोबस्त कर रहे हो, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। मैं आ गया अकाउंट्स में, क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रोविजन क्रिएट किए जा रहे हैं। समझे बात को? क्या हो रहा है सर? ये जो प्रोविजन क्रिएट होता है, दिस इज बाय एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जब मुझे मालूम है कि यार आज से कुछ साल बाद मुझे 100 पैसे देने हैं, तो मैं ऐसे बैठे नहीं रहूंगा कि जब आएगा तब देखा जाएगा यार। नहीं, आज पैसा है ना, अभी से आप उसके लिए प्रोविजन रख लो कि भाई मुझे वो पैसा देने का है। गेटिंग मी? तो यहां देखो जरा, आपको यहां पे कहने से कि 120 रुपए देने फ्यूचर में। आज तो आप एंट्री सिर्फ 100 की कर रहे हो, लेकिन 20 रुपए ज्यादा देना है ना, तो उस 20 रुपए का बंदोबस्त आप आज से ही शुरू कर दोगे। गेटिंग मी? दिस इज बाय एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके, अब ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेट्स गो फॉर द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलो लेट्स सी। सर सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, शुरुआत तो एप्लीकेशन से ही होगा ना, तो सबसे पहले एप्लीकेशन के पहले आए, एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टिपिकल वही एंट्री है। बैंक अकाउंट ला डेबिट आयचा बाय 50 एंड डिबेंचर एप्लीकेशन आला क्रेडिट आयचा बाय 50 केला, डन झाला। अब इसके बाद सर डिबेंचर एप्लीकेशन से ट्रांसफर कर देंगे किधर? 9% डिबेंचर्स में, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, सिंपल। ठीक है, सेम टू सेम जैसा शेयर्स में था वैसे ही, सिर्फ नाम बदल गया। अब अलॉटमेंट के वक्त जब मैं एंट्री पास करने जा रहा हूं, तो एक बात का मुझे सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, समझो इस बात को। सर अलॉटमेंट की तो एंट्री करूंगा, लेकिन अलॉटमेंट की फेज में ही जो भी रिडेम्पशन प्रोसेस में लॉस होने वाला है उसको भी रिकॉग्नाइज करूंगा। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर अलॉटमेंट में मैं कितना पैसा मांग रहा हूं? 50 रुपीज। सो डिबेंचर अलॉटमेंट तो 50 रुपीज से डेबिट हो गया, ठीक है। बट कैन आई ऑल्सो से कि मेरे को सर 120 रुपए देने फ्यूचर में, 20 रुपए जास्ती देने का है ना? तो ये जास्ती जो देने का है इसके लिए मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा अभी से, एंड दैट इज माई लॉस। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के देखो, 5 साल बाद पैसा देना है ना, तो मैं 5 साल बाद सोचूंगी सीधा कि क्या कहने लगता है आपको? आज ही पूरे 20 का बंदोबस्त करके रख लो, क्या मालूम यार क्या आगे क्या होगा, लेकिन आज पैसा भी तो होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं, एक काम करो, 5 साल में देना है ना, तो 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके बंदोबस्त करो। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? आखिरी वाला, 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके मेरे को बंदोबस्त करना चाहिए, है ना? ये ध्यान में रखते हुए मुझे यहां पे अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग कैसा होगा जरा ध्यान से देखना आराम से, ठीक है। मैं यहां पर एक लॉस को डेबिट कर दे रहा हूं, कितने से? 20। ये लॉस तो है ना, मेरे को मेरे जेब से ही देना पड़ेगा, तो ये लॉस है, ठीक है। लॉस डेबिट किया तो इसे राइट ऑफ भी करूंगा, ठीक है। लेकिन समझो इस बात को,
इस लॉस को मैं एक साथ राइट ऑफ करने की जगह 5 साल में राइट ऑफ करूंगा। क्या कहा? इस 20 रुपए के लॉस को मैं 5 साल में राइट ऑफ करूंगा। कैसे राइट ऑफ करूं? 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी हर साल कितना राइट ऑफ करूंगा बताओ मुझे? 4 रुपए। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? ठीक है, ओके सर। तो मैंने डिवेंचर अलॉटमेंट को डेबिट किया, ये मांगा, और लॉस रूप को मैंने डेबिट कर दिया 20, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करता हुआ चलूंगा। ठीक है, बट नाउ आई एम रिकॉग्नाइजिंग माई लाइबिलिटी। कैन आई से माई लाइबिलिटी टुवर्ड्स डिवेंचर इज ओनली 100? एप्लीकेशन में 50 क्रेडिट कर दिया था, अब 50 क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी टुवर्ड्स डिवेंचर इज 100, एंड वो जो 20 रुपए है दैट इज लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रीमियम, तो मैं उस प्रीमियम को अभी से क्रेडिट कर दूंगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 20। इस एंट्री को जरा ध्यान से देख लो, यही है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अलॉटमेंट के फेज में मैंने क्या एंट्री पास किया था? सबसे पहले, अच्छा आप अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो। हाँ, अलग अलग एंट्री अगर पास करते हो तो क्या करोगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स 50, ये कर लिया। वो जो 20 रुपए की एंट्री है वो अलग से पास कर दो। लॉस को डेबिट कर दो, लॉस या डिस्काउंट को डेबिट कर दो। ऐसे केस में भी अब अलग अलग जगह अलग अलग आएंगे। यहां पे डिस्काउंट नहीं है, यहां पे लॉस है, तो लॉस को डेबिट कर दो, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट कर दो। लॉस को क्यों डेबिट किया? सर मेरे जेब से पैसा जा रहा है तो लॉस तो हुआ ना। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्यों क्रेडिट किया? सर दैट इज अ लाइबिलिटी दैट आई एम रिकॉग्नाइजिंग फ्रॉम डे 1, क्योंकि मुझे मालूम है फ्रॉम डे 1 कि आई विल बी रीपेइंग 120, तो मैं शुरुआत से वो लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। ठीक है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स डिबेंचर्स 100, लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रीमियम 20। क्लियर? यहां तक सब क्लियर एकदम अच्छे से? इसके बाद मुझे डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना रुपया? 50 रुपया, राइट? ओके, अब वो जो लॉस है उस लॉस को मैं राइट ऑफ करूंगा टू पीएनएल। अब वो कैसे करूंगा इसको मैं अलग से कवर अप कर रहा हूं, अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, वैसे भी इंस्टीट्यूट के जो सॉल्यूशंस है उसमें उन्होंने लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री हर बार पास नहीं किया। ठीक है, तो मैं आपको अलग से बता रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़े कंडीशंस है, वो कंडीशंस के मुताबिक अपन उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, आते हैं उसमें बाद में। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? ये क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं अभी। सर इशूड एट डिस्काउंट, इस बार ना मैंने डिस्काउंट में इशू किया सर। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, और मैं रिडीम कर रहा हूं पार में। ठीक है, मतलब मान के चलो 100 रुपए के डिबेंचर है तो मैं 100 से कम ले रहा हूं लेकिन दूंगा वापस पूरे 100। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। सर 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 माइनस 10। ठीक है, यानी डिबेंचर 100 की है लेकिन मैं कलेक्ट कितना कर रहा हूं लोगों से? 90 रुपए। ठीक है, एंड रिडीमेबल एट पार, यानी वापस कितना दूंगा? 100 रुपए। ठीक है, ओके। सर तो क्या मैं 9% डिबेंचर्स को 90 पे दिखाऊं क्या? कैन आई शो माई लाइबिलिटी एट 90? नहीं सर, लाइबिलिटी तो 100 का ही दिखाना पड़ेगा, वापस तो ना 100 ही करना है ना। ठीक है, ओके। चलो तो देखो, अभी मैंने एप्लीकेशन में कलेक्ट किए 50, टोटल में लगे 90 है। हमेशा याद रखना, कोई भी प्रीमियम अलॉटमेंट कुछ भी रहा ना, इसको अलॉटमेंट के स्टेज में एडजस्ट करना। ठीक है, या तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उसको अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट करना। ठीक है, तो मुझे बताइए अभी अलॉटमेंट में कितने पैसे दूंगा मैं? 40 है ना, 90 टोटल है, 50 तो एप्लीकेशन में ले लिया, तो अलॉटमेंट में 40 रुपए, राइट? ओके, देखते हैं जर्नल एंट्रीज सब लोग। पहले एप्लीकेशन की एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन से ट्रांसफर कर दो 9% डिबेंचर्स में। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद मैं अलॉटमेंट में और पैसे मांगूंगा, लेकिन मैंने क्या कहा, साथ ही साथ जितने प्रीमियम डिस्काउंट है सब इधर ही एडजस्ट करने का है। ठीक है, अलॉटमेंट में कितने पैसे मांग रहा हूं? 40, सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 40। ठीक है, अच्छा वो जो डिस्काउंट है वो मेरे लिए लॉस है ना, तो उस लॉस को डेबिट करूंगा यहां पे, लॉस या डिस्काउंट अकाउंट ऐसे केस में भी। ठीक है, इसको करूंगा डेबिट कितने रुपए से? 10 रुपए से। ठीक है, और 9% डिबेंचर्स को क्रेडिट कर दूंगा पूरे 50 से। कुछ समझे क्या किया? ओके, अब मुझे अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
जमा 40 रुपए। अच्छा वो 10 रुपए का क्या करूं सर? वो 10 रुपए जो डिस्काउंट या लॉस है उसका क्या करूं? क्या है वो? दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू, है ना? क्या करूं उसका 10 रुपए का? राइट ऑफ कर दूं पूरा का पूरा उठा के पीएनएल में? जरा एक काम करो, आपके पास वो नोट्स है ना इश्यू ऑफ शेयर्स का, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला, खोलो जरा, देखो वहां पे कुछ लिखा है क्या? इसी बहाने शायद वो याद हो जाए सेक्शन 52 के रिक्वायरमेंट। देखो तो जरा क्या लिखा है। कुछ है क्या? डिस्काउंट और कमीशन ऑन डिबेंचर्स राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है, राइट? तो ये जो 10 रुपए का डिस्काउंट है पूरा का पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में राइट ऑफ कर सकते हैं अपन। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको पीएनएल से के अगेंस्ट में भी राइट ऑफ करो। लेकिन जरा सोचो, डिबेंचर 5 साल का है सपोज, ठीक है, और मैं 1 साल के पीएनएल में राइट ऑफ कर रहा हूं, सही है क्या? जस्टिस नहीं है ना? तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप उसको आने वाले 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर दो। समझे बात को? यस, ये हुआ। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट केस। इश्यूड एट डिस्काउंट और रिडीम कर रहे हैं एट प्रीमियम। यहां पे हो रहा है डबल लॉस। कैसे बताओ जरा? सर डिस्काउंट में इशू किया यानी पैसे कम मिले, वहां लॉस हुआ, लेकिन प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं यानी जास्ती पैसे दे रहे हैं, उधर एक और लॉस हुआ, डबल लॉस। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। सर इशू किया 100 - 10 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है। एप्लीकेशन में कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग 50 रुपए और अलॉटमेंट में कलेक्ट कर रहे हैं 40 रुपए, फिर से वही केस है। लेकिन जब रीडिंग कर रहे हैं 5 साल बाद, रीडिंग कर रहे हैं 120 रुपए में, ठीक है। अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज 1 बाय 1। सबसे पहले क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कितना 50 रुपीज, ठीक है, यस। दूसरा एंट्री क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 50 रुपीज। अभी आदत पड़ गई, मतलब अगर पहली बार भी पढ़ा तो अभी दिमाग में आ गया कि क्या करना है, ये बेसिक एंट्री तो आ गया ना, दिमाग में बैठ गया ना, ठीक है। अब मैं अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, लेकिन अलॉटमेंट के फेज में ही मैं बाकी के एडजस्टमेंट्स भी करूंगा, ठीक है। चलो सर, अलॉटमेंट में वैसे मांग तो रहा हूं 40 रुपए, सो डिबेंचर अलॉटमेंट विल बी डेबिटेड बाय 40, ठीक है। सर 10 रुपए के डिस्काउंट है ना, और मेरे को रिडेम्पशन करना है 20 रुपए प्रीमियम में, तो मेरा टोटल मिला के लॉस कितना हुआ? 30 रुपए, है ना। तो डिस्काउंट या लॉस अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट बाय 30, ठीक है। टू 9% डिबेंचर्स कितना? 9% डिबेंचर्स 40, सोच के देखना। 50, दिमाग लगाओ। सर डिबेंचर्स को उनके फेस वैल्यू पे दिखाना जरूरी है। मैंने डिबेंचर अभी सिर्फ 50 पे दिखाया है, राइट, तो मुझे यहां पे इसे कितने में दिखाना होगा? 50 पे ही दिखाना होगा। और एक बात, आप सिर्फ वो प्रीमियम पार्ट को अगर हटा दो, वो 30 में से प्रीमियम पार्ट को हटा दो, 20 रुपए प्रीमियम था, तो सर 10 रुपए तो डिस्काउंट है ना, तो डिबेंचर्स को जो क्रेडिट करना होगा वो डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा प्लस डिस्काउंट 50 रुपीज क्रेडिट करना होगा। सो 9% डिबेंचर्स विल बी क्रेडिटेड बाय 50, और बचा हुआ क्या है? 20 रुपए इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। जमा? यस। अब वो जो डिस्काउंट या लॉस है, क्या करना है? उसे राइट ऑफ करना है ना। अब वो राइट ऑफ कैसे करेंगे, यही हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है। ये बेसिक एंट्री सबके दिमाग में चला गया। क्या नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट ऑफ शेयर कैपिटल है, बस एक ही फर्क आ गया, डिस्काउंट। शेयर्स पे डिस्काउंट नहीं था, यहां पे डिस्काउंट आ गया, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स में तो रिडेम्पशन भी नहीं था, रिडेम्पशन यहां आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग लास्ट में, अच्छा ये वाला एंट्री बताया नहीं मैंने, पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 40 रुपीज, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब ये एक और केस देख लेते हैं। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल ऑल्सो एट प्रीमियम।
हो सकता है ये भी, ठीक है। चलो देखते हैं। सर तो हम लोगों ने इशू किया है 100 + 20, 20 रुपए प्रीमियम है, ठीक है। एप्लीकेशन में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं 70 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहां पे देखो क्लियरली बोला है कि एप्लीकेशन में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यस। उसके अलावा अलॉटमेंट में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं 50 रुपीज, ठीक है, ओके। रिडीमेबल एट 120 आफ्टर 5 years, ठीक है। इसमें मैंने कुछ, इसमें गलती हुई थी, वो करेक्ट किया कि नहीं मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है, देख लेते हैं अभी, देखते हैं। चलो तो अब मैं इसकी एंट्री पास करने जा रहा हूं। पहला एंट्री क्या होगा एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन में कितने पैसे आए, 70 रुपए आ गए। तो पहले प्रीमियम दिखा दूं क्या मैं, नहीं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा बाय 70 एंड डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट करूंगा 70, ठीक है, ओके। अब इसके बाद वाला एंट्री कोई मुझे बता सकता है क्या होना चाहिए, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, है ना, 70 रुपए क्या होनी चाहिए, डिबेंचर एप्लीकेशन को तो डेबिट करोगे आप 70 रुपए से, ठीक है, मान लिया। क्रेडिट कहां करोगे, टू 9% डिबेंचर्स, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो एप्लीकेशन में मैंने 9% डिबेंचर्स के अलावा प्रीमियम भी कलेक्ट किया है, करेक्ट। सो यहां पे क्रेडिट किसको होना चाहिए, 9% डिबेंचर्स को होना चाहिए 50 और 20 रुपए शुड बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, करेक्ट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय 20, ठीक है, ये जमा, यस सर। इसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट में पैसे मांग रहा हूं, कितने मांग रहा हूं, 50 रुपीज। सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 50, ठीक है। लेकिन कहना ऐसे कि यहां पे मेरे को डिस्काउंट भी एडजस्ट, लॉस भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लॉस क्या है, 20 रुपीज का प्रीमियम है ना, तो उसको भी मुझे यहां पे डेबिट करना पड़ेगा। अब यहां पर कंफ्यूजन मत आने देना। देखो सर, जो प्रीमियम मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, लेकिन ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम मेरे को रिडीम करते वक्त देने का है, दैट इज माई लॉस, गेटिंग मी। तो इसको मैंने यहां पे डेबिट किया, क्रेडिट किया डिबेंचर्स को कितना 50, बचा हुआ 20 कहां क्रेडिट करूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20, जमा। फिर लास्ट में अपने को डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मिल जाएंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट बताया मैंने, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये दिमाग में गया सबके, ठीक है, यस सर। वो जो डिस्काउंट या लॉस है उसे मुझे खत्म करना होगा। अब जरा ध्यान से, सर मेरे पास वो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो है 20 रुपीज, और मैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी देने वाला हूं कितना 20 रुपीज, दोनों को आपस में देख लेते ना यार, कर सकते हैं क्या। कैन आई राइट ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्या मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में से एडजस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था ना भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम की यूटिलाइजेशन में बिल्कुल कर सकते हैं, वी कैन, ठीक है। और अगर नहीं भी रहा तो भी हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में राइट ऑफ कर सकते हैं। इतना गया सबके दिमाग में, पक्की बात। अगर ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, दिस इज सुपर डुपर इजी, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला कोई बात ही नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे सिंपल डिंपल क्वेश्चन हमें बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये मार्क्स हमारे आने चाहिए जेब में, 5 मार्क का, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं राइटिंग ऑफ लॉस या डिस्काउंट। लॉस या डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करने का ये देख लेते हैं। रेडी, चलो देखते हैं अभी। सर एग्जाम्पल ले लेता हूं कि डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, लमसम पूरा इकट्ठा हम लोग देने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। जैसे मान लो कि जो लॉस या डिस्काउंट का अमाउंट है वो लेट अस अज्यूम कि 10,000 रुपए है, मान लिया ऐसा, ठीक है। अब मैं इसको पीएनएल में राइट ऑफ करने वाला हूं और मैं पूरे के पूरे डिबेंचर के पैसे एक साथ 5 साल बाद देने वाला हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 10 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया, तो 10 लाख रुपए मेरे पास है। पहले साल में कितना पैसा यूज कर रहा हूं, मैंने 10 लाख रुपए रेस किए, 10 लाख रुपए आ गए, तो मैंने कितना पैसा यूज किया पहले साल बिजनेस में,
अरे मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए तो मेरे पास कितने पैसे है? 10 ही लाख है ना। तो मैं कितना पैसे यूज कर रहा हूं? 10 ही लाख यूज कर रहा हूं। पहले साल 10 लाख यूज किया। मैंने कुछ रीपे किया क्या अभी? मैं कब रीपे करूंगा? 5 साल बाद। तो मैंने दूसरे साल कितना पैसा यूज किया? 10 लाख ही। रीपे थोड़ी ना किया कुछ। तीसरे साल कितना यूज किया? 10 लाख। चौथे साल कितना यूज किया? हाँ, अब आदत पड़ गई, अभी कॉन्फिडेंट है सर हम 10 लाख। और 5वें साल शुरुआत में 10 लाख, लेकिन 5वें साल के एंड में मैंने वो रीपे कर दिए, खत्म हो गए, है ना। सो द अमाउंट दैट आई एम यूजिंग इज 10 10 10 10 10, है ना। तो सर ये जो डिस्काउंट है इसको मैं पीएनएल में राइट ऑफ करूंगा इन द रेशियो ऑफ द यूज। व्हाट इज द यूज? सेम एवरी ईयर। तो मैं इस 10 लाख को 5 साल में इक्वली डिवाइड करके बांट दूंगा। यानी कैसा होगा सर? जब मैं पीएनएल में राइट ऑफ कर रहा हूं तो ईयर 1 में कितना राइट ऑफ करूं? इक्वली डिवाइड करो 5 साल में, कितना होगा? 10,000 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 2,000, है ना। तो ईयर 1 में मैंने 2,000 राइट ऑफ कर दिया, ईयर 2 में और 2,000 राइट ऑफ कर दिया, ईयर 3 में और 2,000 राइट ऑफ कर दिया, ईयर 4 में और 2,000, और ईयर 5 में बाकी के 2,000। समझे क्या किया? ईयर वाइज ईयर मैं उसे राइट ऑफ करता हुआ चल रहा हूं। और कैसे राइट ऑफ कर रहा हूं? इक्वली। व्हाई? बिकॉज आई एम यूजिंग द सेम अमाउंट एवरी ईयर। ये क्लियर हुआ? ज्यादातर डिबेंचर्स में ऐसा ही किस्सा होगा, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ केसेस में कुछ अलग। कैसे कुछ अलग? देखो अभी मान लो मैंने ऐसा कहा कि सर 5 लाख रुपए की डिबेंचर्स है और मैं कैसा रिडीम कर रहा हूं? हर साल 1 लाख। ठीक है, यानी 5 साल का अभी भी ड्यूरेशन है, लेकिन 5 साल में मैं इसे कैसे राइट ऑफ कर रहा हूं दिख रहा है आपको? मैं हर साल 1-1 लाख रुपए रीपे करता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है तो अब मैं कैसा करूंगा? चलो देखते हैं सर, जरा ध्यान से। अगर मैं यहां पे डिबेंचर्स की बात करूं तो डिबेंचर्स में सबसे पहले मेरे पास कितना पैसा रखा हुआ है? डिबेंचर्स में मेरे पास रखा हुआ है 5 लाख रुपए। इसमें मैंने ना शायद इसको डेबिट साइड में लिखा है कि क्रेडिट, एक इसमें कोई तो भी गलती हुई थी, मैंने उसको करेक्ट किया कि नहीं मैं श्योर नहीं हूं। हाँ करेक्ट, मैंने यहां पे डेबिट पे लिख के रखा है, वो क्रेडिट में आना चाहिए था। ठीक है, एनीवेज तो आप लोग ऐसे ही अज्यूम कर लो वहां पे कि वो क्रेडिट में है। ठीक है, तो ये अपने पास डिबेंचर में शुरुआत में 5 लाख रुपए है। ठीक है, अब अपन डिबेंचर्स को रिडीम करते हुए चल रहे हैं। कैसे रिडीम कर रहे हैं? हर साल 1-1 लाख। तो पहले साल मैंने रिडीम किए 1 लाख, बचा 4 लाख, है ना। अगले साल मेरे पास 4 लाख है, 4 लाख में से दूसरे साल फिर से और 1 लाख रिडीम कर दिया मैंने, कितना बचा? 3 लाख। तो तीसरे साल मेरे पास 3 लाख है, फिर से मैंने रिडीम कर दिए 1 लाख रुपए तीसरे साल में, बचा 2 लाख। अगले साल 2 लाख, फिर से रिडीम किया 1 लाख ईयर 4 में। ठीक है, अब बचा 1 लाख। कुछ समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है? ठीक है सर, तो 5वें साल में ये 1 लाख रुपए रीपे करके बैलेंस हो गया 0। ये किस्सा समझा? बस इस पे एक बात का ध्यान रखना, वो डेबिट क्रेडिट उल्टा हो गया है, उसको मैं करेक्ट करना रह गया था मेरी तरफ से, वो वैसा का वैसा रह गया है, लेकिन उसको आप लोग उस तरह से रीड करना। ठीक है, हाँ जी, वो 5 लाख 4 लाख 3 लाख क्रेडिट में आना चाहिए और जो रीपेमेंट है वो डेबिट में आने चाहिए। ठीक है, हाँ जी, ओके। अब मुझे राइट ऑफ करने का है, कितना है लॉस है डिस्काउंट? 50,000। क्या ये सही होगा कि अभी भी वो 50,000 को मैं इक्वली डिवाइड करूं? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इक्वली ही डिवाइड किया था, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि मैं हर साल कुछ भी रीपे नहीं कर रहा था। अगर हर साल कुछ भी रीपे नहीं कर रहा हूं तो हर साल आई एम यूजिंग द सेम अमाउंट, करेक्ट? क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है? नहीं, कहने से यहां पे हर साल का अमाउंट जो मैं यूज कर रहा हूं वो अलग अलग है कि नहीं? तो सर जब मैं पीएनएल में राइट ऑफ कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखते हुए राइट ऑफ करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखना, पहले साल कितना पैसा यूज किया मैंने? 5 लाख, है ना, 5। दूसरे साल कितना यूज किया? 4 लाख। तीसरे साल कितना यूज किया? 3 लाख। चौथे साल 2 लाख। 5वें साल 1 लाख। व्हाट डू यू सी? द यूज इज इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:2:1। समझे बात को? तो बेसिकली जो लॉस या डिस्काउंट होता है उसे मैं कैसे राइट ऑफ करता हूं? इन द रेशियो ऑफ द यूज, फंड्स यूज्ड।
तो इस बार मैं कांस्टेंट अमाउंट यूज नहीं कर रहा हूं हर साल, अनलाइक द प्रीवियस एग्जांपल, इस बार अलग अलग अमाउंट यूज कर रहा हूं. सो आई एम डिवाइडिंग द लॉस इन द रेशियो ऑफ 5, 4, 3, 2, 1. गेटिंग मी? अब यहां इस एग्जांपल में ऐसा है, हर बार 5, 4, 3, 2, 1 होगा ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है रेशियो पे, कौन सा क्या अमाउंट कितना रीपे कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा. लेकिन बेसिक लॉजिक समझ में आया? क्या किया, रिडीम करने के बाद कितना यूज कर रहे हैं हम लोग, उस यूजेबल अमाउंट के रेशियो में मैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करूंगा. ठीक है, तो सर मैं पहले साल पीएनएल में कितना राइट ऑफ करूंगा, लॉस का अमाउंट है 50,000, तो 50,000 का 5/15 जमा, ये बात. दूसरे साल में कितना राइट ऑफ करूंगा, 50,000 का 4/15, तीसरे साल में 3/15, चौथे साल में 2/15 और आखिरी साल में 1/15. कुछ समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? अगर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन में सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड पढ़ा है तो ये वही है. आप यहां पे SYDM लगा रहे हो. ठीक है, ये जम गया, इजी, दैट्स इट. ये हुआ लॉस या डिस्काउंट का ट्रीटमेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसमें थोड़ी थोड़ी गाड़ी अटकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रहा तो फिर कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, जमा ये बात. ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बस आज के लिए एक और लास्ट. ठीक है, व्हाट इज दैट लास्ट कॉन्सेप्ट? वी आर नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेमेंट आफ्टर टीडीएस. ठीक है, ओके. सबसे पहली बात ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, ये ध्यान में रखना. ठीक है, तुम लोगों को अभी स्पेशली ध्यान में रहेगा, आई होप, है ना. याद रखना इस बात को, भूल जाते हो तुम लोग. हाँ, नहीं भूलोगे ना? अब नहीं भूलेंगे सर, है? अब ये स्लाइड याद आएगा हमें. इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. ठीक है, यानी डिबेंचर को मैंने डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम इशू किया, वॉटएवर, भाड़ में गया, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किस पे करूंगा, फेस वैल्यू पे. सर मान के चलो मैंने 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए. क्या कहा मैंने? 7 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, लेकिन मैंने इशू किया डिस्काउंट पे. ठीक है, मेरे को मिले 6,30,000. ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट बताना कितना है. मैंने क्या कहा, 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट, मतलब मेरे जेब में 6,30,000 रुपए ही आए हैं. इंटरेस्ट का रेट है 10%. अब इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना है. 70,000. सर 7 लाख के डिबेंचर है, मेरे जेब में 6,30,000 रुपए ही आए हैं, सिर्फ 6,30,000. तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? 10% रेट है तो 70,000. अरे जेब में तो 6,30,000 है ना. इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. जेब में कितने भी पैसे आए, इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. अच्छा, और एक एग्जांपल. सर मैंने डिबेंचर्स इशू किए 25 लाख रुपए के. ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 लाख, यानी जेब में 30 लाख रुपए आ गए. ठीक है, डिबेंचर्स 25 लाख के हैं, प्रीमियम 5 लाख रुपए, यानी 30 लाख रुपए जेब में आए. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. बताइए इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा? 2,50,000. अरे जेब में 30 लाख आए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू. राइट, रहेगा ध्यान में ये बात. चलो बल्ले बल्ले. हाँ जी, अब देखो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं. 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 20 lakhs. ठीक है, कैलकुलेट कर पाओगे इंटरेस्ट कितना है? $1,80,000. आ रहा है कितना? 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 20 lakhs, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 20 लाख का 9% कितना आ रहा है? 1,80,000. सिंपल. तुम लोग ऐसा क्यों देख रहे हो कि सर कुछ ना कुछ इस पे भी ट्रैप डाला होगा आपने? अरे मैं थोड़ी डाल रहा हूं, सिंपल सा केस है यार. कभी कभी इतना ज्यादा मतलब विश्वास उठ जाता है कि ऐसा लगता है हल्के फुल्के चीज में भी कुछ तो भी ट्रैप होगा रे बाबा, इसमें भी नहीं है, कुछ इजी है ये. ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में भी होता है. हाँ वही एग्जाम में भी होता है ऐसे, यानी इजी क्वेश्चन पूछ लिया,
बोले नहीं ऐसी ऐसा नहीं कर सकता, और ऊपर से अपनी किस्मत पे अपने को अलग विश्वास होता है। बोले मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो कभी कभी होता है यार, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलो देखते हैं अभी 1,80,000 का इंटरेस्ट है ना। ओके, अब समझो आराम से इस चीज को। सर मुझे यहां पे जर्नल इंटरेस्ट तो पास करने हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं इंटरेस्ट देता हूं इस पे टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है ना। समझो बात को, जैसे मान लो आप लोग डिबेंचर होल्डर हो, ठीक है, आप सबको मुझे 1,80,000 देने हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग 1,80,000 तो दूंगा, लेकिन यहां पे सरकार, इंडियन गवर्नमेंट मेरे पास आएंगे, बोले ये लोग ना सब बदमाश लोग हैं, सब बदमाश लोग हैं, ये टैक्स की चोरी करने वाले, मालूम है मेरे को। ये बोलेंगे सब मुंह पे कि हाँ हम लोग कोई चोरी वोरी नहीं करते, हम लोग अच्छे मनुष्य, देखो ऐसा बहुत बोलेंगे, लेकिन जसं दिसतं तसं नसतं, ठीक है, म्हणूनच सरकार फसतं, ठीक है। तो सरकार ने बोला एक काम करो, ये इनका जो टैक्स है ना तुम पहले ही काट लो और हमको दे दो। बोलो कितना काटू, तो वो मेरे को एक रेट बताएंगे, इसको बोलते हैं टीडीएस रेट। तो यहां पर इंटरेस्ट पे टीडीएस रेट इज 10%। मतलब क्या हुआ, मुझे जो भी आपको देना है उसमें से 10% मैं पहले ही काट लूंगा और सरकार को दे दूंगा। अब जरा देखो, मैं आपको जो पैसे देने वाला हूं उसमें से 10% काट को जब सरकार को दे रहा हूं, तो क्या वो मैं दे रहा हूं कि वो आप दे रहे हो? वो आप लोग दे रहे हो, समझे बात को। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपके जेब में पहुंचने के पहले ही वो सरकार के पास चले गए। इसी को कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स पे डिडक्ट हो गया, समझे बात को, ठीक है। तो आपके जेब में कितने पहुंचेंगे फिर? 162। तो आपकी कमाई 162 ही है क्या? नहीं, आपकी कमाई 180 है, उसमें से 10% टैक्स गया, समझे बात को। ये ऐसा किस्सा है। अच्छा, ये तो जो भी हुआ, हमें एंट्री पास करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कंपनी। अब मैं कंपनी हूं, मेरे को आपको 180 देने का है, लेकिन 180 में से 10% काट के मेरे को सरकार को देने का है, और आपको कितना देने का है? 162। ये एंट्री करनी है मुझे, ठीक है। जो भी हो, मुझे आपको 162 देने, मुझे सरकार को 18 देने, लेकिन मेरा खर्चा कितना है? मेरा खर्चा तो 180 है ना। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए ध्यान से देखिए, द जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,80,000, ठीक है। क्या दिख रहा है? 18,000 टू टीडीएस पेबल, सरकार को देना है, एंड 1,60,000 टू डिबेंचर होल्डर्स, आप लोगों को देना है। फर्क समझ में आया क्या हुआ? अब जब मैं आपको पैसे दे दूंगा, एंट्री क्या होगी? आपको पैसे दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं कि ले रहा हूं? पैसे जा रहे हैं ना, तो बैंक विल बी क्रेडिटेड, यू गाइज आर रिसीवर, सरकार एज वेल एज यू। सो यही टीडीएस पेबल एंड डिबेंचर होल्डर, सॉरी डिबेंचर होल्डर 2 बार आ गया वहां पे बहुत गलती हो रही है, ठीक है। एनीवेज, तो डिबेंचर होल्डर एंड टीडीएस पेबल, डिबेंचर होल्डर डेबिट होंगे 162,000 से, टीडीएस पेबल डेबिट होगा 18,000 से, ठीक है, टू बैंक 1,80,000। कुछ समझा क्या किया? अब एक और एंट्री आनी चाहिए, कोई बता सकता है क्या? देख के क्लिक होना चाहिए। कोई भी नॉमिनल अकाउंट दिखे तो याद रखना उसे क्लोज करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को भी क्लोज करना है, कैसे करूं? बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। सर इसमें भी आपने बोला था डिस्काउंट, ये वो जो लॉस है उसको हम लोग 5 साल जो भी ड्यूरेशन ऑफ डिबेंचर है उसमें राइट ऑफ करते हैं, इसको भी वैसे करूं क्या? सर एक बात समझने की कोशिश करो, वो जो लॉस की बात कर रहा था, रिडेम्पशन प्रीमियम या डिस्काउंट, ये पूरे डिबेंचर के लाइफ का डिस्काउंट था, है ना, इसलिए उसको राइट ऑफ किया हम लोगों ने पूरे लाइफ में। लेकिन ये इंटरेस्ट, क्या ये 5 साल का इंटरेस्ट है? ये 1 ही साल का इंटरेस्ट है, इसलिए इसको पूरी तरह से ही आई विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल बी क्रेडिटेड बाय फुल 1,80,000, ठीक है। अपने को एक्सक्लूसिव ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर 5 मार्क्स, एक्सक्लूसिव, जिसमें आपको सिर्फ ये एंट्री करनी है फॉर 3-4 साल, और कुछ नहीं करना है। 3-4 साल में आपको यही एंट्री करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, देन डिबेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक, और फिर पीएनएल में राइट ऑफ, खत्म।
समझा यहां तक? ठीक है, ये हम लोगों ने एक बेसिक्स डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा हुआ है डिबेंचर में? डिबेंचर में बचा हुआ है डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, वो बचा हुआ है, उसको हम लोग कल देखेंगे। और उसके साथ साथ हमें देखना है रिडेम्पशन, जिसमें मेनली आ रहा है डीआरआर डीआरआरआई, लेकिन है इजी, उसमें कुछ टेंशन नहीं है। और इसके थोड़े से प्रैक्टिस करना, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे हम, उसके बाद हम लोग रिडेम्पशन में जाएंगे। ठीक है, कल खत्म कर लेंगे हम लोग डिबेंचर, दैट्स इट। ओके, चलो, सो विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर द डे, मिलते हैं कल।